हाँ, हवामान किसका पढ़ा था, किस राज्य का पढ़ा था, और किस देश का पढ़ा था? हाँ, बोलो। मैम हमने ना ब्राजील वार्षिक सरासरी प्रजन्यमान आणि तापमान जो नकाशा है ना वह हम्म। देखा था, और उस साइट के जो क्वेश्चन है ना वह भी देखे थे, और आकृती 4.2 ब्राझीलच्या प्राकृतिक रचनेची छेद रेषा हे बघितलं होतं. ओके, तो हमने क्या देखा था, जो भी देखा था हमने ब्राजील का देखा था, है ना। हमने ब्राजील का हवामान देखा था, ब्राजील का तापमान देखा था, ब्राजील की वृष्टिपात की रेखा देखी थी, है ना, ये सब चीजें हमने देखी थी। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोग थोड़ा रिवाइज करके आएंगे, है ना। तो जो भी बच्चे मुझसे आज जुड़े हैं क्लास में, सभी पढ़ के आए हैं? जो रिवाइज मैंने करके बोला था वो पढ़ के आए हैं बच्चे? मैंने बोला था हाँ कि मैम. जो हाँ पढ़ाया है वही टेक्स्ट बुक से थोड़ा पढ़ के आना है। तो ये जयेश और जयेश सोनावा ने दोनों मुझसे जुड़े हैं। बच्चे आप लोग पढ़ के आए हैं? क्लास में अगर है तो रिस्पॉन्ड करेंगे यस मैम, नो मैम। आप लोग पढ़ के आए हैं जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था? हाँ जयेश बताएंगे। ओके, वो हैंड रेज कर रहे हैं, वो पढ़ के आए। चलिए आगे आज हम देखेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये पढ़ा था कि हम देखेंगे कि जो हवामान है वो दोनों जगह की कैसे एक साथ हम पढ़ते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमने कहा था हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमने ब्राजील का तापमान देख लिया, ब्राजील की वृष्टिपात देख ली, अभी हम इंडिया का देखेंगे, यानी भारतवर्ष का देखेंगे। ठीक है। कोई मुझे कह सकता है ब्राजील में कैसी वृष्टिपात होती है? लास्ट क्लास ही हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कैसी वृष्टिपात होती है ब्राजील में, अगर आप लोगों को याद है तो। कितनी वृष्टिपात होती है, कैसी बारिश आती है वहां पे? हाँ बताएंगे, जिसको भी याद आता है वो बताएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि ब्राजील में बहुत भारी वृष्टि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे गर्मी होती है, सूर्य की डायरेक्ट किरणें वहां तक पहुंचती है, और वहां तक पहुंचने पर वहां पे बहुत ज्यादा वृष्टिपात होता है। और वृष्टिपात होने के कारण ब्राजील की जो रूपरेखा है वो कैसी है, वो कुछ अलग है। जहाँ पे ऊंचे पर्वत होते हैं वहां पे बारिश होती है, जहाँ पे कैसा होता है, जहाँ पे समतल होती है वहां पे पर्वतों से कम बारिश होती है। मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था, अगर आप लोगों को याद है, कि एक स्थान पर यानी पहाड़ के एक हिस्से पे बारिश हो रही है, दूसरे हिस्से पे बारिश नहीं भी हो रही है। याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, और ये भी बोला था कि ऐसी वृष्टिपात सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे पर्वत होते हैं वहां पे ही होते हैं। अगर आप लोगों को याद है, मैंने ये चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। ठीक है, हाँ हाँ जी, मैम. है ना। तो ब्राजील में कुछ ऐसा था। अभी ब्राजील के साथ हम किसको जोड़कर आज देखेंगे, आज हम इंडिया को देखेंगे, यानी भारतवर्ष में कैसा हवामान है, कैसी वृष्टिपात होती है, यहाँ पे तापमात्रा कितनी होती है, इन चीजों को आज हम देखेंगे। शुरू करेंगे। तो आप लोग सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको तुरंत वहां पे स्टॉप करके पुनः समझाऊंगी। तो अभी आप लोग जुड़े रहिए और देखिए कि हम कैसे कैसे चीजों को समझते हैं। जैसे ही मेरा स्क्रीन आपको दिख जाए आप लोग बोलेंगे मैम आपकी स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है आप लोगों को? हाँ मैम, दिख रही है. ओके, चलिए अभी मैम. हम ओ, भारत के बारे में आज हम जानेंगे। हमने पहले ही डिस्कस किया था, इतना तक हमने पढ़ लिया था ना, ये ब्राजील का इतना तक हमने देख लिया था, कैसे कैसे यहाँ पे बारिशें आती हैं, क्यों आती है, किस लिए आती है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे ऊंचे पर्वत हैं बारिश है, एक स्तर पे है दूसरे जगह पे नहीं है। जहाँ पे अमेजोन ये जो नदी जा रही है समतल है, यहाँ पे काफी अच्छी बारिश होती है, लेकिन जैसे ही जो हमारी
भूमि की जो उच्चता है वो बढ़ने लगती है, तो क्या होता है ना, वृष्टि की जो तापमात्रा है या बारिश की जो ना तापमात्रा, वृष्टि का जो नाप है ना, वो एक पहाड़ के एक साइड पे होता है, दूसरे में कम होता है, लेकिन होता तो है, काफी अच्छी बारिश होती है, क्योंकि पर्वत ऊंचे हैं तो बादल भी अच्छे बनते हैं। इतना तक हमने किया था। इतना तक भी मैंने आपको दिखाया था कि जो समुंदर के पास है तो समुंदर की ठंडी हवाएं आती है, ठंडी हवाएं आने के कारण यहाँ पे वृष्टिपात होती है। ठीक है, तो यही सब चीजें हमने देखी थी, कैसे कैसे कहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। ब्राजील की तापमान की भी जो कुछ एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं, कैसे कैसे तापमान यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके आगे ना हम जो पढ़ेंगे वो है इंडिया का। ठीक है, आज हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे भारत की जो ना, मतलब भारत की जो तापमात्रा है वो कैसी है। भारत की जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि दिन ब दिन यहाँ पे ना गर्मी बढ़ती जा रही है, हाँ के ना। पहले कैसा होता था, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अगर आप इस मैप को देखेंगे ना, जो मैंने रिसेंटली ये लिया गया है, तो देखिए आजकल ना टेम्परेचर यानी जो तापमात्रा है वो 48, 50, 47, 46 तक भी जा रहा है। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे उष्णता, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। यानी भारत की जो हवामान देखी गई है, भारत के हवामान में ये दिखाया गया है कि ये उष्ण भूमि है। क्यों उष्ण भूमि है? क्योंकि कर्कट क्रांति रेखा जो हमने ब्राजील के उधर भी देखा था, वो भी इधर से जाती है, भारत के बीच में से वो बराबर गुजरात के यहाँ से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट तक, इन सभी राज्यों तक वो जाती है। तो कर्कट क्रांति रेखा यहाँ पे होने के कारण सूरज की अच्छी खासी किरणें भारत के ऊपर आती है। जैसे ही वो भारत के ऊपर आती है तो गर्मी में कैसा टेम्परेचर रहता है बताएंगे आप लोग? कितनी गर्मी रहती है आपके जगह पे, कैसी गर्मी रहती है बताएंगे थोड़ा? कितनी गर्मी रहती, कैसी गर्मी रहती है, थोड़ा बताएंगे? मैम 45 डिग्री। हाँ, तो देखिए 45 तक जाता है। तो हम जो यहाँ पे स्थित हैं, ये महाराष्ट्र का राज्य है, ये जहाँ पे मेरी माइक है, ये माउस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी अच्छी गर्मी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे गर्मी होने के कारण क्या होता है ना, समुंदर से ठंडी हवाएं ये खींचती है और कुछ ऐसे ही बारिश होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही ये गर्मी आने लगता है ना, तो क्या आ जाता है, वृष्टि आ जाती है, बारिश आती है, जिसको मॉनसून कहा जाता है। अब वो कैसे, क्यों और किधर आती है वो तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ये देखिए, जो हिंद महासागर है यानी इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन से ना जो हवाएं आती है वो ना ठंडी हवाएं होती है, और वो अपने भीतर बहुत पानी लेकर के आती है। तो जैसे ही पानी आ जाता है वैसे ही वृष्टिपात शुरू हो जाता है। तो गर्मी के बाद तुरंत हमें क्या मिलता है, वृष्टि या बारिश। ठीक है, अब उसके बाद 3 नंबर में आता है यानी मॉनसून, यानी वृष्टिपात चले जाने के बाद थोड़ी बहुत जो रह जाती है ना, थोड़ी बहुत वृष्टिपात जो होती है उसको दिखाया गया है। इन सब चीजों को मैं आप लोगों को डिटेल में ड्राइंग करके समझाऊंगी, सोचना नहीं है। तो वृष्टि जाने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही बारिश चली जाती है, यानी कुछ देख लेंगे कि सितंबर का टाइम है, लेकिन फिर भी अक्टूबर में, सितंबर के एंड में थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो उसको ये कहा जाता है ना, कि मॉनसून या वृष्टिपात या रेनी सीजन चले जाने के बाद भी जो थोड़ी सी वृष्टिपात रह जाती है वो ये है। और फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे है कि कैसे, जैसे अभी चल रहा है ना ठंड का मौसम, तो किस जगह पे कितनी ठंड होती है ना। आप लोगों के उधर भी अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है ना, है कि नहीं? हाँ मैम। है ना, हाँ यस मैम। मैम। है ना। तो देखिए यहाँ इस मैप पे भी दिया गया है कि भारत की जो निम्न भूमि है, दक्षिणी स्तर पे 20 से 25 डिग्री की टेम्परेचर रहती है। जो मिडिल का एरिया है उसमें कुछ 15 से 20, यानी गुजरात मान लीजिए, थोड़ा मध्य प्रदेश का एरिया, थोड़ा बंगाल की एरिया, उड़ीसा, ये सब राज्यों में
15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। लेकिन जैसे ही आप उत्तर की तरफ जाएंगे ना, हिमालय के पास चले जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हाँ, इन सब राज्यों में, उत्तराखंड, यहाँ पे तो 10 डिग्री के बिलो, कभी कभी तो 0 डिग्री भी जाता है, तुषारपात यानी बर्फ भी गिरती है। और ये जो एरिया दिखाया गया ना, ये राजस्थान वाला एरिया है। 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अब हम हम समझेंगे कि ये जो मैंने आपको 4 ऋतुएं समझाई, गर्मी की, बारिश के बाद वाली, और फिर ठंड के मौसम वाली, ये कैसे आती है, क्यों आती है और किस लिए आती है। ठीक है, तो इसको ना हम थोड़ा ड्राइंग करके समझेंगे। तो जो बच्चे मेरे साथ बने हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप लोग ना पेन और कोई रफ नोटबुक कुछ तो लेके बैठेंगे, ताकि हम ड्राइंग बनाएं और समझें चीजों को, क्योंकि भूगोल में हमें ऐसे ही चीजों को समझना पड़ता है। अब देखिए, ये है हमारी भारत की जो दक्षिण का स्तर है, वो कुछ ऐसा है, वो ऐसे है, और वो कुछ ऐसे जा रहा है। अभी हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे है, कौन सा सागर है? इंडियन ओशन। मेरे साथ लिखते रहिए या लिखिए, हिंद महासागर साउथ में है। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। सभी बच्चे मेरे साथ ड्राइंग बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब हम कौन से महीने का डिस्कशन कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल और मई महीने में भारत का जो टेम्परेचर रहता है, भारत का टेम्परेचर, या आप लोग लिख सकते हैं भारत की जो तापमात्रा रहती है अप्रैल या मई में, हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। ठीक है, अभी आपको मुझे ये जो आप अभी बताएंगे कि भारत का जो ये पश्चिमी राज्य है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला स्तर, हाँ, ये वाला जो स्तर मैं अभी ड्राइंग बना रही हूँ, ये वाला, ये जो भारत का जो पश्चिम वाला राज्य है, उत्तर पश्चिम वाला राज्य है ना, यहाँ पे कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर पश्चिम में। और मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो उत्तर पश्चिम का राज्य है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की ना मरुभूमि है, मरुस्थल है। ये कौन सा राज्य है मुझे कहेंगे सबसे पहले, और इस मरुस्थल का नाम क्या है? या बचपन से सीखते आए हैं, बताएंगे? लक्षद्वीप। हम्म। आपको मरुस्थल का मतलब पता है, आपको राजस्थान पता है। सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, थोड़े बच्चे हैं, हाँ, बात कर सकते हैं, हाँ मैम। है ना। तो मरुस्थल में क्या रहता है? रेत ही रेत है, पता है ना, राजस्थान है ना यहाँ पे। तो राजस्थान में क्या है हम लोगों के पास? थार डेजर्ट, है ना। वो जो है हमारे पास, उसको क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जा सकता है, या उसको मरुस्थल कहा जा सकता है, राजस्थान की मरुभूमि कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो वो राजस्थान है। ये जो मैंने आपको एरिया दिखाया है, इस एरिया में मुझे राजस्थान की जो मरु की स्थल है वो मुझे मिलती है, या मरुस्थल मुझे मिलता है। अब मरुस्थल में क्या होता है बच्चे? आप लोग इतना तो जानते हैं, मुझे बताएंगे मरुस्थल में क्या होती है? क्या होता है मरुस्थल में? सिर्फ रेत ही रेत है ना। तापमान कैसा है वहां का? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मी है। दिन में तो तापमान 50 डिग्री तक भी चला जाता है। और रात को क्या होता है पता है आप लोगों को? रात को क्या होता है? रात को टेम्पर हाँ, बताएंगे? कोई तो बताने की कोशिश कर रहा था, बताएंगे? नहीं मैम, पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ना लिखा देती हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए। देखिए, ये है ना जो डेजर्ट है, सॉरी, आप लोग लिखेंगे मरुस्थल। तो जो ये मरुस्थल है, या जिसको हम अंग्रेजी में डेजर्ट भी कहते हैं, DESERT, मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ लिखते रहिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर। दिन में क्या होता बहुत है? ज्यादा। हाँ, डे में हाई हाई रहता है, बहुत ज्यादा रहता है।
और नाइट को क्या हो जाता है पता है आप लोगों को, बहुत कम हो जाता है। यानी मान लीजिए जो तापमान ना आपको दिन में बहुत ज्यादा, मान लीजिए कुछ 50 डिग्री तक भी था, वो रात को ना 10 में भी जा सकता है, 15 में भी जा सकता है, 25 में भी जा सकता है। तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है वहां पे। क्यों क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि रेत जो होती है ना, जो बालुका होती है, वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंड भी हो उसको मिल जाता है। तो रात को बहुत ज्यादा, सॉरी, दिन को बहुत ज्यादा और रात को बहुत कम। यहाँ पे वृष्टिपात कैसी होती है, कोई बता सकता है मुझे? बहुत कम, बहुत ही कम। तो जो ये मरुस्थल, यानी कोई भी मरुस्थल को आप देख लेंगे ना, हमारे विश्व में कोई भी मरुस्थल होता है, उसकी यही विशेषताएं होती है। उसकी दिन में बहुत ज्यादा वहां पे रेत रहने के कारण रेत जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा। जैसे आप समुद्र के पास जाएंगे, वहां पे आपको रेत ही रेत मिलेगा, ठीक है? तो वो ना बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंड भी उसको हो जाती है वो, ठीक है, ठंडी भी हो जाती है। तो इसलिए उसका तापमान जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी जल्दी घटता भी है। और वृष्टिपात यहाँ पे काफी अच्छी, मतलब काफी कम होती है, ठीक है, काफी कम यहाँ पे वृष्टि होती है। तो अब क्या होता है, अप्रैल और मई में ना, ये मैंने जो बनाया है ना राजस्थान का ये जो मरुस्थल, इसकी टेम्परेचर ना आप बताएंगे गर्मी में क्या होगी, क्या हो जाएगी गर्मी में इसकी तापमान, थोड़ा सोच के बताएंगे क्या हो सकता है? बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, आंसर देंगे। क्या हो सकता है गर्मी में इस जगह का तापमान? 50 बढ़ डिग्री। जाएगा। हाँ, मतलब वैसे ही करके बहुत हाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अब क्या होगा ना, ये इसका जो तापमान होगा ना, ये जितना हाई हो जाएगा, यानी जितना ज्यादा हो जाएगा, ये ना अपने तक ना इस गर्मी को नहीं रखेगा। लेकिन इसके आसपास जो भी राज्य आते हैं ना, यानी हमारा जो उत्तरी राज्य है, उत्तर पश्चिम और उत्तरी पूर्व जो राज्य है, यानी मान लो राजस्थान के पास हमारा दिल्ली है, फिर आ गया हमारा उत्तर प्रदेश, फिर आ गई हमारी उड़ीसा, फिर इधर आ गई बंगाल, फिर इधर आ गया बिहार, फिर इधर आ गया झारखंड, और थोड़ा थोड़ा उत्तर पूर्व राज्यों में भी जैसे असम, इन सब राज्यों में ना ये अपने तक ना इस तापमान को नहीं रखेगी, लेकिन इस तापमान को ना ये भेजती रहती है कि नहीं। इसलिए आप देखेंगे ना कि गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, पर्टिकुलरली विशेष करके कौन से राज्यों में, जो उत्तरी पूर्वीय और उत्तरी पश्चिम और उत्तर के राज्यों में, है ना। ये मैं उतना भी मैं ऊपर नहीं जाने के, झारखंड, वो क्या कहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, गर्मी होती है लेकिन उतना नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनमें पहाड़ है। लेकिन जो ये राज्यों की बातें मैं कर रही हूँ ना, राजस्थान के निकट दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये अपने जो तापमान है उसको ना वहां पे वो भेजना शुरू कर देती है कि नहीं, मुझे अकेले तो गर्मी उसको सहन नहीं होती ना। और क्या होता है ना, जब आप किसी बहुत गर्म चीज के पास रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक गर्म लगेगी कि लगी नहीं लगेगी? जब आप आग के पास जाते हैं तो आपको गर्मी लगती है, हाँ कि ना? लगती है ना? हाँ मैम। यस मैम। तो जब आप आग से दूर चले जाएंगे आपको ऑटोमेटिक ठंड लगेगी। लेकिन ये सभी राज्य एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं कि इसका तापमान ना दूर दूर तक फैलता है। तो क्या होता है ना, इसका रिजल्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका जो रिजल्ट होता है ना कि ये इतनी गर्मी को ये भेजता ही रह रहा है, भेजना ही जा रहा है। ये पूरा जो उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम से भेजा गया ये तापमान ना पूरे उत्तर भारत में, विशेषकर ये मध्य भारत से लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों तक, जो ये मैं बना रही हूँ ना, ये सभी राज्यों में ना एक बहुत ज्यादा क्या करती है पता है, ये जो लाइन में खींच रही हूँ, ये पूरा ना एक, मतलब ऐसा जाल कह सकते हैं, इन सभी राज्यों में लगभग 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर ये पूरा एक जाल बना देती है, पूरा एक जगह बना देती है, एक जोन बना देती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। और कौन कौन से राज्यों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया? मैंने आपको बताया दिल्ली, मैंने आपको बताया यूपी या उत्तर प्रदेश, मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताया, मैंने आपको बंगाल के बारे में बताया, मैंने आपको बिहार के बारे में बताया, झारखंड के बारे में बताया, है ना। और मैंने आपको ये भी कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे कि आजकल तो असम तक भी जाता है,
है ना। तो इन सब राज्यों में ना जो जो राज्य आते हैं, मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया। तो इन राज्यों में ना ये जो तापमान है ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और कुछ ऐसे बढ़ने लगता है कि ये सभी राज्य जो है ना ये बहुत गर्मियों की चपेट में आ जाते हैं। आजकल आप देखेंगे कि ये जो बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, दिल्ली में भी गर्मी में ना एक विशेष प्रकार की हवा बहती है। उसको क्या कहा जाता है आप लोगों को पता है? लू, LOO, लू। लू जो हवा होती है ना, ये गर्मियों में आती है, ये राजस्थान के इधर से आती है, और इतनी इतनी गर्म हवा है कि आपको वो मुंह हाथ को सब जला देगी, इतनी गर्म हवाएं हैं। तो अप्रैल मई में इतना ज्यादा टेम्परेचर ये राजस्थान की मरुस्थल की वजह से हमारे देश में बनता है कि ये सभी जो उत्तर पूर्वीय, नॉट उत्तर पूर्व, बट उत्तर और उत्तर पश्चिम के राज्य और पश्चिम और पूर्व के राज्य सब इसके चपेट में आ जाते हैं। ये जो रेड कलर मैंने बनाया है, इस एरिया में क्या हो जाता है, इस एरिया में बहुत ही ज्यादा गर्मी का प्रभाव देखा जाता है। तो मैं इसको रेड कलर बना देती हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा ये रेड हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी। अब कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है या बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद क्या आती है, आप लोग मुझे कहेंगे? जब कभी भी हमारे आसपास बहुत गर्म हो जाती है चीजें, तो क्या होती है? बहुत गर्मी होने के बाद क्या होती है, बताएंगे? थोड़ा सोच के बताएंगे। जब कभी भी बहुत गर्म होती है तो क्या होता है? तुरंत के तुरंत क्या आता है? बारिश आता है कि नहीं? आती है कि नहीं? हाँ, आती है ना। तो मैं आपको इतना डिटेल में इन सब चीजों को क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि ये जो पूरा ये जो एरिया बनता है ना, जो मैंने आपको अभी कलर करके दिखाया, मैंने बीच का एरिया कलर इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे नाम लिखे हैं, इसीलिए। ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया बनता है ना, इस एरिया के वजह से क्या होता है ना, इतनी गर्मी भारत के बाकी राष्ट्र में भी बनने लगती है, क्योंकि गर्म है ना, तो चारों तरफ ये गर्मी फेंकेगी, ये छोड़ेगी अपने आप से गर्मी। तो ये जो दक्षिण के राज्य है ये इतना गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि समुद्र के पास है, समुद्र की हवाएं आती है। तो क्या होगा ना, यहाँ पे तापमान ज्यादा होने के कारण ये जो हमारी हिंद महासागर है, या जो आप नीचे जिसको मैंने इंडियन ओशन लिखा है, ये ना ठंडी हवाएं भेजना शुरू करती है। ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करना शुरू करती है। लेकिन भारत की अगर जो भूमि है, उसका शेप है ना, उसका जो शेप है वो उसकी आकृति कुछ त्रिभुज की तरह है। तो जो हवाएं ऐसे नीचे से आकर के भारत में प्रवेश कर रही थी, ऐसे करके, वो क्या करती है, वो स्ट्रेट नहीं जा सकती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भारत की शेप, भूमि की जो आकृति है वो कुछ त्रिभुज के आकृति के जैसे है, तो जो ठंडी हवाएं, जिसको हम मौसमी हवाएं या मौसम की हवाएं, ये वृष्टिपात या मानसून की हवाएं कह रहे हैं, वो कैसे आती है पता है? वो इंडियन ओशन से आती है, भारत महासागर से आती है, और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जाती है बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को, एक जाती है अरेबियन सी या अरब सागर को। तो दो हिस्सों में ये ऐसे डिवाइड हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और फिर वो कहाँ जाती है? वो इन राज्यों में पहुंचती है। ठीक है। जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? समझ यस में आ रहा है मैम। सर? हाँ मैम। तो क्या हो गया कि जो समुन्द्र से हवाएं आ रही थी, भारत की जो आकृति है उसके वजह से, ट्रायंगल शेप की वजह से, त्रिभुज आकृति की वजह से, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, दो हिस्सों में बढ़ गई। एक चला गया पश्चिम के राज्यों में, एक चला गया पूर्व के राज्यों में। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोग को समझनी पड़ेगी, वो ये है कि देखिए, ये जो राज्य है ना, जिनको मैं अभी लाइन बना रही हूँ, मान लीजिए महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, ये सब राज्य जो मैंने अभी बनाए हैं ना, ये राज्य ना ऑलरेडी ये लोग समुन्द्र के पास ही है, ये राज्यों में। तो इन राज्यों में ना काफी अच्छी बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मौसमी जो ये हवाएं है ना, ये इन राज्यों को कवर करते हुए ही फिर ऊपर जाती है। ठीक है।
जो ये मैंने एरो बना के आपको दिखाया ना, तो ये एरो कैसे आती है पता है, ये पहले इन राज्यों को कवर करेगी, यानी जो राज्य इसके समीप है वो इसको कवर करेगी, इसको कवर करने के बाद ही ये उत्तरी राज्यों में जाएगी। सेम होता है बे ऑफ बंगाल में। तो जो जो ब्रांच या जो हिस्सा आ रहा था, एक हिस्सा आकर के अरब सागर के उधर गया, एक बंगाल की खाड़ी के इधर गया, तो वो क्या करेगा, उसको अगर ऊपर जाना है तो उसको नीचे से होते हुए ही ऊपर जाना है ना। वो डायरेक्ट इन राज्यों में नहीं जा सकता, जबकि ये राज्य ही उत्तरदायी है, ये राज्यों के द्वारा ही इन लोगों को खींचा जाता है। लेकिन ये जाति तो है, ये जो नीचे वाली राज्य है इनके, इनको कवर करने के बाद ही ये ऊपर जाएगी। ठीक है, तो पहले ये आएगी, केरल में आएगी, तमिलनाडु में आएगी, आंध्र प्रदेश में आएगी, उड़ीसा में आएगी, बंगाल में आएगी, असम में जाएगी, फिर ये इधर आएगी, ऊपर आएगी। ये तो ईस्ट का यानी पूर्व का हो गया। ये इधर क्या करेगी, ये इधर आएगी, केरला में आएगी, तमिलनाडु में आ गई, फिर गोवा में आएगी, फिर महाराष्ट्र में आएगी, फिर गुजरात होते हुए ही ये ऊपर जाएगी। तो क्या होता है, जब तक ये हवाएं ऊपर पहुंचती हैं, मतलब इन राज्यों में पहुंचती है, दिल्ली या बोल दीजिए आपका हिमाचल बोल दीजिए, कश्मीर बोल दीजिए, राजस्थान तो खैर काफी ऊपर है, मतलब एकदम पश्चिम में हो गया। जब तक ये ऊपरी राज्यों में जाती है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे बारिश देते हुए जा रही है। मतलब देखिए, हर एक चीज की ना एक क्षमता होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ना यहाँ पे काफी वृष्टिपात करती है, काफी वृष्टि देगी। ये जो समुन्द्र के निकट जो राज्य है ना, यहाँ पे ये काफी वृष्टि देगी। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाती है, इसकी क्षमता कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि आखिर पानी है ना, सूख जाता है। तो इतना बारिश यहाँ पे देने के बाद जब ये ऊपर जाती है, यानी कौन से राज्य में, दिल्ली मान लीजिए, हिमाचल मान लीजिए, उत्तराखंड मान लीजिए, कश्मीर वगैरह, ये जो ऊपर के हमारे भारत के एकदम उत्तरी राज्य हैं, ये एकदम सूख जाती है। इवन राजस्थान में भी सूख जाती है। और सूखने के बाद ना ये उन राज्यों में ज्यादा बारिश नहीं दे पाती है, क्योंकि इसने आधे से ज्यादा पानी ये जो हमारे समुन्द्र के निकट और नीचे वाले राज्य हैं उनमें ऑलरेडी दे दिया है। इतना मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ? क्लियर है आप लोगों को इतना? हाँ मैम। किसी को कोई हाँ डाउट मैम। है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, मान लीजिए जैसे कि केरल में वर्षा आएगी मई में, ठीक है, फिर वो आएगी जून में, महाराष्ट्र में आएगी, गोवा में आएगी, तमिलनाडु में आएगी, आंध्रा में आएगी, बंगाल में तो ये जुलाई तक आ जाती है, उड़ीसा में भी जून के एंड में आ जाती है। लेकिन दिल्ली, फिर ऊपर वाले राज्यों में ये पहुंचती है सितंबर में। और जब वहां पे पहुंच जाती है तो वहां पे इतना बारिश नहीं होता, थोड़ी बहुत होती है, मतलब जो हम कहते हैं ना रिमझिम बारिश की, वो होती है। लेकिन यहाँ पे तो ये हमारे नीचे के राज्यों में तो, मतलब दक्षिणी राज्यों में तो कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, तो ये है, ये पूरा जो मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे हमारे देश में वर्षा ऋतु की प्रवेशता होती है, ये मौसम की जो वायु है, मौसमी वायु जो मैंने ब्लू कलर में आपको एरो बना के दिखाया है, ये कैसे आती है, ये है पूरी पूरी गर्मी की रूपरेखा। पूरी गर्मी जो सीजन रहती है हमारी, वो गर्मियों में भारत कुछ ऐसे गर्म हो जाता है, और उसके बाद वर्षा या वृष्टिपात या मौसम या मॉनसून कैसे प्रवेश होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज मैं और समझा देती हूँ कि जो मॉनसून होता है ना, आप मेरे साथ लिखेंगे, मॉनसून जो होता है ये क्या है, ये एक अरब वर्ड है। तो अरब यानी अरबिक, यानी ये एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसको इसका मतलब है सीजन। तो मॉनसून को अरब में क्या कहा जाता है, मौसम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनसून क्या है, मॉनसून एक अरब वर्ड है। कहाँ से लिया गया है, मौसम, तो मौसम से लिया गया है मॉनसून को, जिसका मतलब है सीजन। समझा पाई मैं आप लोगों को ये चीज?
ठीक है, इतना तक सभी को क्लियर है। तो ऐसे गर्मी आती है ना, ऐसे गर्मी आने के बाद ऐसे वर्षा ऋतु हमारे देश में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद वो दक्षिणी भारत में बहुत ज्यादा बारिश देने के बाद उत्तरी राज्यों में जाते जाते सूख जाती है, देती है वृष्टिपात, लेकिन कम देती है, थोड़ा कम देती है। ठीक है, तो ये है आपकी गर्मी की जो व्याख्या और मॉनसून की व्याख्या। इतना तक सभी को क्लियर है, तो मैं ये डायग्राम मिटाऊंगी। ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ मैम। जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। ये डायग्राम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अप्रैल मई में टेम्परेचर कैसी रहती है, फिर कैसे ये पूरा जोन बनता है और चीजें अपनी तरफ खींच करके आती है। अब देखिए, अब जो मैं नया आप लोगों के लिए बना रही हूँ उसमें आप इस चीज को देखेंगे। देखिए, वही वही बनाएंगे, भारत का वही पोर्शन बनाएंगे जैसे अभी बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। ये हो गई भारत की भूमि, ऐसे करके आकर के ऐसी है। अभी आप लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है अरेबियन, एक मिनट, और यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे, या हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया अप्रैल मई का, फिर हमने मॉनसून भी डिस्कस कर लिया कि काफी अच्छी वृष्टिपात होती है। तो मॉनसून कब से कब तक रहता है? मान लीजिए जून से लेकर के सितंबर तक रहता है, सितंबर के मध्य तक रहता है, 10 तारीख 9 तारीख तक रहता है कि नहीं रहता है? अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब वृष्टिपात हो जाती है ना, अभी मतलब हम कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम ये वाला, मतलब मॉनसून हवामान, फिर मॉनसून, ये दोनों हमने देख लिया। उष्ण का देख लिया, उष्ण हवामान का देख लिया, मॉनसून यानी पावसाचा हवामान का देख लिया। अभी हम ये देख रहे हैं कि मॉनसून जाने के बाद क्या होता है, फिर हम विंटर का देखेंगे, यानी कोल्ड सीजन जो होता है उसका देखेंगे, या जो ठंडी का मौसम होता है। तो अभी हम देखेंगे थर्ड नंबर वाला, यानी मॉनसून जाने के बाद क्या होता है। तो ये छोटा सा ही एक ऋतु होती है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? पोस्ट मॉनसून, यानी मॉनसून के पोस्ट यानी मॉनसून के बाद वाला, या आप लिख सकते हैं आफ्टर मॉनसून। ठीक है, यानी मॉनसून के जाने के बाद भारत की क्या अवस्था होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मैं कौन से महीनों की बात कर रही हूँ। मैं सितंबर मिड से लेकर, यानी सितंबर के बीच से लेके अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, और अक्टूबर ही समझ लीजिए, सितंबर मिड से लेके मैं अक्टूबर की बात कर रही हूँ। भारत की कैसी हवामान रहती है, क्या रूपरेखा रहती है, उसको अभी हम जानेंगे। अभी देखिए, जब ना वर्षा चली जाती है तो क्या होता है, वृष्टिपात जाने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत हमें आरामदायक मौसम मिलता है। क्यों? क्योंकि पानी जो जो ये भूमि थी ना, वो गर्मी की वजह से बिल्कुल सूख गई थी। लेकिन सूखने के बाद जब वृष्टिपात हुआ तो पानी जो है ना, जो वो पानी ना जमीन के अंदर वो जमा हो गया, है ना। आप लोग बताएंगे कि जब बहुत एकदम वृष्टि नहीं होता है तो पानी नहीं रहता है ना जमीन पे, तो हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वृष्टि होती है, फसल अच्छी उगने लगते हैं, फिर हम खेती बाड़ी करते हैं ना, अच्छे से करते हैं कि नहीं करते हैं ना? क्यों हाँ करते हैं? मैम। हाँ मैम। इसलिए करते हैं क्योंकि जमीन के अंदर ना अच्छी खासी पानी भर जाती है। तो अब क्या होता है, अभी ऐसा समय आता है ना कि वृष्टि होने के बाद अभी जो मॉनसून की हवाएं भारत के भीतर थी, अभी मैंने क्या समझाया आप लोग, वो लोग सूख चुके थे, है ना। ऐसे इधर से गए, फिर वृष्टि दिया, फिर इधर से भी गए, फिर वृष्टिपात किया, इधर से फिर गए, बे ऑफ बंगाल से गए और वृष्टिपात किया। लेकिन वृष्टिपात करने के बाद पूरे ये दक्षिण के राज्य, उत्तरी राज्य, उत्तर पश्चिमी राज्यों को जितना हो सके इन लोगों ने बारिश दिया। अभी क्या है ना, अभी इनका टाइम है
जो आया है उसको वापस तो जाना है ना, क्यों? क्योंकि वो सूख गए हैं, और सूखने के बाद ना कोई चीज नहीं रह सकती। देखिए मौसमी हवाएं है ना, तो मौसम की जो हवाएं होती है उनकी जो विशेषता होती है कि उनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है, क्योंकि वो समुद्र से आते हैं। तो अभी ये वृष्टिपात देने के बाद ये सूख गए हैं, अभी इनके अंदर कुछ नहीं है, तो इनकी जो विशेषता है कि ये लोग सूखे नहीं रह सकते। तो अभी ये क्या करेंगे, ये वापस लौट करके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? समुन्द्र में ही लौट के जाएंगे। और कैसे जाएंगे? जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। जो पश्चिम से आया था वो पश्चिम से जाएगा, जो उत्तर से आया था वो उत्तर से जाएगा। ठीक है, मैं एक और कलर यूज कर लूं तो आपको समझने में आसानी होगी। मतलब ये डीप कलर यूज कर लेती हूं मैं। तो जो आया है इधर से, ये जो पश्चिम वाला एरिया है वो इधर से ही लौट करके जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं ऐसे समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। जो इधर से आया है वो इधर से ही लौटेगा, कि अभी मुझे समुंदर में, मैं जहां से आई थी वहां मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? हम पानी की तरफ जाते हैं ना। तो ये सूख गए हैं, अब इनको लगी है प्यास, तो अभी ये जा रहे हैं पुनः ये जहां से आए थे वहीं से, यानी समुंदर के निकट। तो जाने जाते जाते ये लोग क्या कर रहे हैं, सोच लीजिए कि थोड़ा बहुत भी इनके अंदर जो क्षमता थी ना वृष्टिपात देने की वो समाप्त हो चुकी है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, जब ये जा रहे हैं ना, ये पूरे सूख चुके हैं। तो जाते जाते इनको ना, जैसे ये समुंदर के निकट जाते हैं ना, तो इनको ना बहुत अच्छी पानी की आभास होती है, ये पानी मिलता है। देखिए जो इधर से जा रहा है उसको इधर जाते ही हवा पानी का मिल गया, क्योंकि इसने समुद्र में प्रवेश कर लिया ना। तो जैसे ही इसने प्रवेश कर लिया, इसको थोड़ी बहुत पानी मिली, ये क्या करेगा पता है? ये थोड़ा सा ना, ये यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा, इसको हवा मिल गया, इसको पानी मिल गया, ये फिर से भर गया, जल्दी जल्दी ये वापस जाएगा और जाते जाते ना थोड़ी बहुत वृष्टि भी कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है। जो आपको ये जो अभी मॉनसून अभी सीजन चल रहा है ना, विंटर सीजन, उसमें भी दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये हवाएं वापस जा रही हैं। तो कहने का तारतम्य क्या था कि जब ये हवाएं वापस जाती है और समुंदर के थोड़ा सा भी निकट आ जाती है, तो इनको जैसे ही हवाएं मिल जाती हैं तो ये इनको वो पानी मिल जाता है, ये खुश हो जाती हैं, ये भर जाती हैं। और भरने के बाद ना, ये थोड़ा बहुत कभी कभी होता है कि ये हमारा जो ये समुंदर का ये तट वाला एरिया है ना, कभी कभी ये थोड़ा थोड़ा बहुत बारिश कर देगी। हर जगह नहीं, कभी बहुत रेयर करेगी, बहुत ही कमजोर करेगी, बहुत बहुत थोड़े अमाउंट में करेगी, लेकिन करेगी, थोड़ा बहुत करेगी। तो क्या होता है कि जो जमीन थी जिसमें पानी ऑलरेडी भरा है, और ये बारिश की जो हवाएं थी ये पानी भर के फिर वापस चली जाती हैं। तो क्या होता है ना, अभी आसमान में तो बादल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉनसून चला गया है, अभी वो क्लियर हो गया है। तो सूरज की जो किरणें हैं वो पुनः अपना दबाव जमीन के ऊपर लगाना शुरू करती है। ठीक है, समझेंगे मेरी बात। मॉनसून में क्या होता है, वर्षा काल में पूरे आसमान में बादल छाया होता है कि नहीं? होता है ना? यस होता मैम। है। तो जैसे ही मॉनसून समाप्त हो जाता है, आप देखेंगे ये गणपति वगैरह के बाद ना अक्टूबर में आपको विशेष देखने को मिलेगा कि ना मॉनसून, ये आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, आसमान क्लियर हो जाता है। नवंबर के एंड से देखेंगे, मतलब नवंबर के मिड से, सितंबर के मिड से, मतलब नॉट नवंबर बट अक्टूबर में, ये ना आसमान जैसे ही खाली होने लगता है तो सूरज की किरणें पुनः अपना काम यानी तापमान पुनः ट्रांसफर करना वो शुरू कर दे, क्योंकि सूरज का काम ही है ना ताप देना। तो वो फिर से ना गर्म होना शुरू करती है जमीन, फिर से वो गर्म होने लगेगी। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें आ रही है। ये सूरज हो गया मेरा, ये पुनः दिखाना शुरू कर रही है, क्योंकि सूरज का काम ही है तापमान देना। तो देखेंगे जमीन में ऑलरेडी पानी है और सूरज फिर से वहां पे डाल रहा है अपनी किरणें। तो क्या होगा, पानी वाष्प होगा कि नहीं होगा? आप लोग मुझे जवाब देंगे।
थोड़ा सोच करके जवाब देंगे। कि वर्षा की वजह से जमीन के भीतर ऑलरेडी पानी है, फिर ये हवाएं वापस जा रही हैं और सूरज की किरणें पुनः देना चालू हो रहा है। तो जो पानी जमीन के अंदर भरा है और ऊपर से सूरज इसके ऊपर किरणें दे रही है, क्या होगा, वो पानी वाष्प होकर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा मैम। है ना, जाएगा। तो ये होता है पूरा पूरा पिक्चर सितंबर से अक्टूबर का। कि वर्षा क्या होता है, जो ये मॉनसून के, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इसकी पहली विशेषता ये है कि मॉनसून की हवाएं समुंदर की ओर लौट के जाती हैं। ठीक है, जमीन में पानी भरा रहता है, सूरज की किरणें पुनः अपना तापमान देना शुरू करती है और जो पानी जमीन में था वो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। और जैसे वो ऊपर चला जाता है थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगती है। तो आप देखेंगे ना, ये जो अक्टूबर का एंड है, नवंबर का स्टार्टिंग है, यहाँ पे ना आपको थोड़ी गर्मी भी लगेगी, थोड़ी सर्दी भी लगेगी। ऐसा वेदर है कि नहीं है, आप लोग मुझे बताएंगे। है ना, पूरी पूरी ठंडी तो हमें नहीं लग रही है, कभी कभी ठंडी लग रही है, कभी कभी गर्मी भी लग रही है कि नहीं? हाँ मैम। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि मॉनसून की जो पानी है उसको वाष्प कर रहा है सूरज के ये तापमान। ठीक है, सूरज की ये किरणें। तो हमें कभी कभी ठंडा लग रहा है, कभी, क्योंकि पानी है भी, पानी नहीं भी है। और ये जो हवाएं ऐसे ऐसे जा रही है ना, ये कभी कभी जाते जाते थोड़ी थोड़ी वृष्टि कर देती है। क्यों? क्योंकि यही वाष्प होता है ना, तो वाष्पों के वही करती है। तो ये सितंबर और अक्टूबर, ये जो मान लीजिए ये सितंबर और अक्टूबर का ये 20-25 दिन का जो ये खेल रहता है, ये थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन यही उसकी विशेषता रहती है। कि लिख सकते हैं, मैं आपके साथ लिख देती हूँ, आप उसको हिंदी में लिखिए। इसकी पहली विशेषता ये होती है कि जो मॉनसून की हवाएं, लिख सकते हैं, मॉनसून रिटर्न्स, यानी मॉनसून जा रहा है, ये है पहली विशेषता। आप हिंदी में लिखेंगे मॉनसून समुंदर की ओर लौट कर जाता है। ठीक है, मॉनसून जा रहा है, पानी के नीचे, सॉरी, जमीन के नीचे अच्छी खासी पानी है, वाटर ऑन, वो अंडरग्राउंड, या अंडरग्राउंड वाटर भी लिख सकते हैं, यानी पानी के नीचे, पानी नीचे है। क्लियर स्काई, यानी जो आसमान है वो क्लियर है, कोई बादल नहीं है। तो सनलाइट अच्छी आ रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन या वाष्प बन रहा है। सॉरी, तो क्या हो रहा है, लोकल रेनफॉल कहीं कहीं होता है। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ? मॉनसून जा रहा है, जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड के नीचे पानी है, जमीन के नीचे पानी है, क्लियर स्काई, यानी आसमान में कोई बादल नहीं है, तो सूरज की किरणें आ रही है, सनलाइट, इवेपोरेशन यानी वाष्प बन रहा है। जैसे वाष्प बन रहा है तो कहीं कहीं वृष्टिपात हो रही है, और वृष्टिपात कभी कभी होती है जब ये हवाएं लौट के जाती है। इतना तक सभी को क्लियर है? कोई प्रश्न है तो बोलेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? No, ma'am. ठीक है, मैं पूछूंगी ये सब सवाल आप लोगों से। तो अभी हमने क्या देखा, हमने मॉनसून के बाद जो हमारे देश में थोड़ी बहुत वृष्टि होती है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, वो हमने देख ली। अब लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ठंड का मौसम, जो अभी नवंबर से दिसंबर तक और जनवरी फरवरी तक चलेगा। ठीक है, अभी देखेंगे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ये सब चीज, ये मॉनसून हो गया,
गर्मी आ गई, वृष्टिपात हो गया, वृष्टिपात के बाद भी थोड़ी वृष्टिपात हो गई, कैसे हुई वो मैंने आपको अभी समझाया। लास्ट में हम ठंड का मौसम देखेंगे। ठंड के मौसम में आपको सभी पता है, जो उत्तर के राज्य है वहां पे हिमालय है यानी पहाड़ है, और पहाड़ों पे हम जाते हैं तो ऑटोमेटिक ठंड तो होने ही लगती है। इधर हिमालय है, ये जो उत्तर पूर्वीय राज्य है यहाँ पे भी हिमालय है, तो काफी अच्छी ठंड यहाँ पे आती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है, वहां पे भी एक प्रकार का क्या, ये राजस्थान का जो एरिया है, ये वाला जो हिस्सा है 10-15 डिग्री जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अरावली के पहाड़ हैं, अरावली पर्वत, तो ये भी काफी ठंड होने लगते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी राज्यों में काफी अच्छी ठंड की मौसम रहती है। टेम्परेचर लिखा ही है 10 डिग्री से कम हो जाता है, 10 से 15 डिग्री रहता है। अभी आप देखेंगे ये जो बीच वाला एरिया है, यानी राजस्थान का थोड़ा बहुत हिस्सा, गुजरात आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, मध्य प्रदेश, बंगाल, थोड़ी बहुत उड़ीसा वगैरह भी आ रही है, और उत्तर पूर्व के थोड़े थोड़े राज्य आ रहे हैं। इसमें टेम्परेचर या तापमान जो है 15 से 20 डिग्री का जाता है ना, क्योंकि इसके आसपास कोई समुंदर नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसके आसपास कोई समुंदर नहीं है, समुंदर तो दक्षिणी राज्यों के आसपास है। तो यहाँ पे ना अच्छी खासी ठंड रहती है, 15 से 20 डिग्री रहती है, लेकिन ये पहाड़ों से नीचे है तो इसमें बर्फ वगैरह नहीं गिरेगी। ठीक है, कोहरा छाएगा, जैसे दिल्ली में अभी आप देख ही रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से क्या हालत है। और जैसे ही आप उत्तर उत्तर पूर्व मध्य भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में जाते हैं, यहाँ पे ऐसे मतलब देखा जाए तो आपको मतलब ठंड का मौसम फील ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये समुंदर के निकट है, बहुत ज्यादा निकट है। तो ये जो कुछ कुछ राज्य है ना, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, यहाँ पे तो टेम्परेचर जो मतलब शीतकाल में भी टेम्परेचर जो है ठंड के मौसम में भी 25 डिग्री से ऊपर ही रहती है। क्यों? क्योंकि जो चीजें समुंदर के निकट होती है ना, वहां पे ना आपको ना ही बहुत ज्यादा ठंडी बहुत ज्यादा गर्मी की फीलिंग आती है। एक एवरेज, एक मीडियम लेवल का वहां पे हवामान रहता है। ये ना, ये भी एक नियम है भूगोल का, जिसको आप गांठ बांध लीजिए कि जो चीजें समुंदर से दूर चली जाती है, जितना हम पानी से दूर चले जाते हैं, हवामान तीव्र होने लगता है। जैसे देखिए, दक्षिण के राज्य में 25 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन उत्तर के राज्य में तो 10 डिग्री से भी कम है, जैसे कश्मीर वगैरह। क्यों? क्योंकि पहाड़ है और समुंदर से बहुत दूर है। तो पहाड़ तो यहाँ पे भी है, घाट से हमारे उत्तर घाट और पश्चिम घाट, लेकिन इनका उतनी उतनी उनकी उच्चता नहीं है जितनी हिमालय की है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्फ गिरती है, यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि इतनी उनकी उच्चता नहीं है। बिसाइड्स इसके भी साथ साथ ये समुद्र के निकट है, और जो चीज पानी के जितना पास रहती है ना, यहाँ पे ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, ज्यादा ठंडी भी नहीं होगी, लेकिन सहनीय होगी। तो ये महाराष्ट्र वगैरह में 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, 16 भी जा रहा है, अभी तो काफी ठंड होने लगी है। लेकिन ये जो नीचे के और भी नीचे के आप राज्य को देखेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला वगैरह, उत्तरा में नहीं, तमिलनाडु का केरला का देख लेंगे, उसपे तो 25 डिग्री से ऊपर। मतलब यहाँ पे ना कभी स्वेटर्स वगैरह पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वेटर्स आपको यहाँ से पड़ना पड़ेगा। मध्य भारत, पूर्व भारत, उत्तर पूर्व, मध्य भारत, पूर्व भारत, उत्तर पूर्व और उत्तरी राज्यों में और पश्चिमी राज्यों में आपको पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो आप मानसून का, अभी सॉरी, अभी जो आप विंटर का, या जो अभी जो हम देख रहे हैं ना कि ठंड का मौसम चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है। ये तो फिर भी जनवरी का मैंने दिखाया है आप लोगों को। दिसंबर में तो और भी बर्फ गिरना, कोहरे का छाना, बहुत ज्यादा ठंड हो जाना, कुछ दूर दूर का ना दिखना, तो इन सब राज्यों में वो हालत हो जाती है। हालांकि हम जिन स्थानों पे हैं वहां पे इतनी तीव्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम पानी के निकट हैं। लेकिन जैसे आप पानी के दूर चले जाएंगे, हवामान बहुत तीव्र होने, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, ये सब चीजें होने लगती हैं। तो मोटे रूप में जितना मैंने आपको आज समझाया, वो था गर्मी का मौसम, गर्मी के बाद वृष्टि का मौसम, उसके बाद थोड़ी बहुत जो वृष्टि होती है वो थोड़ा 1 महीना आधा महीना के लिए ये टेम्परेचर चलता है मानसून के बाद, मागड़ी मानसूनचा हंगामा। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं साल के एंड में, विंटर सीजन में, या जिसको कहा जाता है ठंड के मौसम में। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछे। भारत का यही हवामान है, भारत का जो जलवायु है वो ऐसे ही है। पूछेंगे, कोई प्रश्न है तो।
ठीक है, अभी देखेंगे। अभी भारत की जो भौगोलिक रेखाएं है ना, वो भौगोलिक रेखाएं या जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो कैसे हमें प्रभाव डालती है हमारे ऊपर। देखिए यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय की वजह से ठंड तो होती है, लेकिन हिमालय की वजह से जो भारत की जो ये वृष्टि लाने वाली वायु होती है ना, वो उड़ करके ना वो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती, तो वो चाइना वगैरह में जा भी नहीं सकती। अगर सोच लीजिए हिमालय नहीं होता तो वो डायरेक्ट आती, मतलब ये देखिए ये मानसून की हवाएं आती, हिमालय को क्रॉस करती और उधर यानी चाइना में चली जाती, तो भारत में तो वृष्टि होता ही नहीं। तो ये हवाएं जाती हैं, हिमालय से टक्कर खाती हैं, वापस भारत में ही आ जाती है। ठीक है, तो इसको देखना पड़ेगा। अब देखेंगे कि ये जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हमारी पश्चिमी पर्वतमाला और उत्तरी पर्वत और पूर्वी उत्तर पर्वतमाला, ये सब चीजें हैं। ये भी वृष्टि करती है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास कि कैसे एक तरफ पहाड़ रहती है तो बारिश होती है, दूसरी तरफ नहीं रहती। देखिए यहाँ पे वही दिखाया गया है, इन स्थानों पे बारिश होगी, लेकिन पहाड़ का जो उल्टा साइड है, अपोजिट, उस साइड पे बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सीन है। तो हिमालय का प्रभाव क्या है, हिमालय की वजह से बहुत ज्यादा ठंड जो है वो नहीं आती, क्योंकि चाइना से इधर से ना बहुत ज्यादा ठंड आ जाती, ठंडी हवाएं आ जाती, और मानसून की जो वायु है वो भाग करके चाइना चली जाती। तो हिमालय जैसे ना एक क्या कह सकते हैं, एक बाउंड्री बन गया है, जिसकी वजह से हमको सुरक्षा मिलता है, दूसरे देशों से सुरक्षा मिलता है हमें, हवामान जो या जो प्रकृति है उससे भी सुरक्षा मिलती है। हिंद महासागर का प्रभाव क्या है, मैंने आपको अभी समझाया। हिंद महासागर के प्रभाव से वर्षा की जो ऋतु है वो हमारे देश में आती है, और आते ही वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक होता है बंगाल की खाड़ी, एक होती है अरब सागर से जो हवाएं हमारे देश में प्रवेश कर रही हैं। ऊंची प्रभाव क्या है, ऊंची प्रभाव यानी ये है, मैंने आपको वही समझाया कि ये पूरी हिमालय है ना, हिमालय की वजह से क्या होता है, बारिश नहीं जा सकती, ठंड नहीं आ सकती, बहुत ज्यादा ठंड नहीं आ सकती। और अक्षांश का स्थान क्या है, यानी मैंने आपको पहले भी समझाया, जो कर्कट क्रांति रेखा है ना वो इधर से जाती है, देखिए मेरा लाइन जो है वो इधर से जाती है, तो जैसे ही वो जाती है वो बहुत गर्मी सृष्टि करती है, मैंने आपको समझाया था, और गर्मी की सृष्टि होने के कारण ही वर्षा की ऋतु हमारे देश में खींची चली आती। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न किसी को है? थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, थोड़ा रिवाइज करेंगे। मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है, आपको थोड़ा सा माइक ऑन करके बताना पड़ेगा मैंने आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ाया। बताएंगे थोड़ा सा क्या पढ़ा हमने आज? थोड़ा बताएंगे मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को? मेरी आवाज सभी को आ रही है ना?